नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। अनुसूचित जाति जनजाति आयोग बिहार के नवनियुक्त मांझी जी के दामाद उपाध्यक्ष देवेंद्र कुमार के हस्ताक्षर से एक नोटिस, रेदर 2 नोटिस वायरल हो रहा है, जो राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी को इसके लिए भेजा गया है कि उन्होंने कथित रूप से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के तस्वीर के साथ अपमान किया है। इस विषय में उनकी ये तस्वीर, वीडियो और ये मांझी जी के दामाद जो उपाध्यक्ष बने हैं, उनका 2 पत्र सोशल मीडिया में वायरल है। जी हाँ, 2 पत्र वायरल हो रहा है। आइए इस विषय को हम 3 पहलू से समझते हैं। पहला पहलू है संवैधानिक और वैधानिक, दूसरा पहलू है प्रशासनिक यानी इसके प्रोसीजर के संबंध, और तीसरा राजनीतिक। इस विवेचना को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कदाचित इसीलिए जो यह कानून बनाया गया था और संविधान में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अनुसूचित जाति जनजाति के सदस्यों के प्रति वर्षों से, रदर सदियों से हो रहे अत्याचार को खत्म करने के लिए राष्ट्रीय आयोग की परिकल्पना संविधान के अनुच्छेद 338 में की थी, और उसके बाद ये कानून बना था। ये कानून की किताब मेरे पास है, SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट 1989, और इसी का नियमावली बना है 95। नियमावली एक्ट के प्रावधान को लागू करने के उद्देश्य से बनाया जाता है। मैं सबसे पहले इसके संवैधानिक पहलू को बता देता हूँ। मेरा बताने का उद्देश्य यह है कि किस तरह के लोगों को आयोगों में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनाया है, जो अपने अजीबोगरीब हरकत से, अपनी नासमझी से, अपने कुंठित मानसिकता से, ओछी राजनीति के उद्देश्य से इस आयोग और संविधान में दिए गए प्रावधान की ही धज्जियां उड़ा देता है। इस वीडियो को जब आप अंत तक देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों सुप्रीम कोर्ट बार बार यह कहने पर मजबूर हो जाता है कि इस कानून की इस देश में सबसे बेजा इस्तेमाल हो रहा है। आइए इस पर विवेचना करते हैं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि इस आयोग का गठन किया गया, जिसमें बताया जा रहा है कि ये जो उपाध्यक्ष हैं देवेंद्र जी, ये मांझी जी के दामाद है, जिसके बारे में मांझी जी बोलते हैं कि PhD किए हुए हैं। कितना PhD किए हुए हैं अभी आपको इनका कलई खोल देते हैं, जितना विद्वान है। चिराग पासवान के भी रिश्तेदार के बनाने की बात हो रही है, इसलिए तेजस्वी ने कहा है कि इसको रेदर जमाई आयोग घोषित कर दिया जाए, और अगर वैसा वो कह रहे हैं तो उसमें तथ्य भी है, तो जमाइयों को ही बनाना है तो बना देना चाहिए। बहरहाल मेरे हाथ में यह संविधान की प्रति है। संविधान, वही संविधान जिसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में गठित ड्राफ्टिंग कमेटी ने बनाया था, और मेरे हाथ में ये किताबें हैं कानून की और कुछ अन्य चीजें हैं, जिसको मैं आपको दिखाता हूँ। पहले संविधान के इस प्रावधान को समझिए कि अनुच्छेद 338 में राष्ट्रीय आयोग की गठन की परिकल्पना की गई है। हालांकि राज्य में आयोग के गठन की कोई ऐसी परिकल्पना संविधान में नहीं है, लेकिन राज्यों को यह अधिकार है कि स्टेट सूची में वैसे आयोग बना सकते हैं, और उसी के तहत यह बनाया गया है। लेकिन संविधान के इस प्रावधान को अगर आप देखिएगा तो इसमें 2-3 चीज आपको स्पष्ट करना चाहेंगे। पहली चीज ये समझिए कि कोई आयोग, जब आप शब्द सुनते हैं, व्हेन आई से आयोग, कमीशन, वी रेफर टू द टोटल मेंबर्स ऑफ दैट कमीशन। जब हम आयोग बोलते हैं तो उसका मतलब संपूर्ण आयोग होता है। जैसे जब हम कैबिनेट बोलते हैं तो इसका मतलब मुख्यमंत्री सहित सभी मंत्री होते हैं। पहला तो प्रश्न ये उठता है कि साहब, इन्होंने जो नोटिस इशू किया है, तो क्या ये आयोग की पूरे पीठ की चेयर की बैठक हुई थी? उसको पीठ बोलते हैं। पूरे कमीशन की बैठक हुई थी, उसको हम आगे बताएंगे।
पहले आप इस संविधान के इस प्रति को देखिए, इस आर्टिकल को। इसमें अन्य बातों के अलावा जो आप देखिएगा उसमें लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से कि यह आयोग सिविल कोर्ट की तरह काम करेगा और यह क्वाज़ी जुडिशियल तरीके से अपनी बातों को करेगा और इन्वेस्टिगेशन वगैरह करेगा। ऐसा लिखने का इसका क्या तात्पर्य? इसका तात्पर्य यह है कि अगर आयोग के संज्ञान में, जब मैं बार बार आयोग बोल रहा हूं और इस पत्र को देखिएगा तो ये मांझी जी के बेटा ने अपने लेटर हेड पर निकाल दिया था, उसको हम बाद में विवेचना करते हैं उनके विद्वता का। तो जब सिविल कोर्ट की तरह कोई काम करता है तो उसकी वैधानिक प्रक्रिया होती है। इसमें लिखा गया है कि सिविल कोर्ट की तरह जब वो समन करेगा, इन्वेस्टिगेशन करेगा और डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांग सकेगा। ये प्रोविजन 5 में आप देख लीजिए, इट्स साइड विद द ड्यूटी ऑफ द कमीशन टू इन्वेस्टिगेट एंड मॉनिटर। ये सारे चीज आपको हम दिखा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये मेरे हाथ में सीपीसी है 1908 सिविल प्रोसीजर कोड, मेरे हाथ में ये सीआरपीसी है जो अब बदलकर बीएनएस हो गया, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। तो कोई नोटिस जब इशू किया जाता है, हम पहले पक्ष की बात कर रहे हैं, वैधानिक और संवैधानिक। जब कोई आयोग नोटिस इशू करेगा तो सबसे पहले तो वो अध्यक्ष और ये जो उपाध्यक्ष अपने लेटर हेड पर नहीं इशू करेगा। इसमें फॉर्मेट्स दिए हुए हैं। आपने कभी देखा है कि हाईकोर्ट के जज को अपने ही हस्ताक्षर से नोटिस भेज दिया? उसके लिए रजिस्ट्रार होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में रजिस्ट्रार होता है, और ये एडमिनिस्ट्रेटिव काम है, ये प्रशासनिक काम है। इसके लिए इस आयोग के सचिव, अवर सचिव आदि जो नियुक्त हुए होंगे या होंगे, मुझको नहीं पता है, उनको करने हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते जैसे कोई मिनिस्टर अपने हस्ताक्षर से नोटिफिकेशन इशू नहीं कर सकता है। लेकिन इस राज्य में तो जो आजकल हो रहा है, किसी दिन आप देखिएगा कि मालूम हुआ कि राजस्व मंत्री जी या मैंने रोड कंस्ट्रक्शन मिनिस्टर अपने ही दस्तखत से किसी का ट्रांसफर का नोटिफिकेशन निकाल देगा। संविधान में उसकी व्यवस्था की गई है, प्रशासनिक ढांचा तैयार किया गया है। तो ये सिविल कोर्ट की तरह काम करेगा, यानी क्वाज़ी जुडिशियल मेथड से काम करेगा। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य यह है कि इसका जो सेक्रेटेरिएट होगा, इसका जो ऑफिस होगा, वो नोटिस वगैरह इशू करेगा। तो इस मामले में क्या किया गया? नोटिस के फॉर्मेट होते हैं, जैसे बीएनएसएस की धारा 35 के तहत प्रोविजन है कि पुलिस ऑफिसर किसी को नोटिस देता है तो उसका बनाया हुआ है फॉर्मेट कि कैसे उसको नोटिस करेगा। तो मैं इस दृष्टिकोण से आपको बता रहा हूं कि आयोग के इस उपाध्यक्ष ने जो कार्य किया है वो वैधानिक और संवैधानिक दृष्टिकोण से बिल्कुल गैर संवैधानिक है और गैर कानूनी है। अब आइए प्रशासनिक, मैंने उसकी चर्चा लाके कर दी है। प्रशासनिक दृष्टिकोण से यह निर्गत इशू 2 तरीके से त्रुटिपूर्ण है। पहला कि इसमें कानून के प्रोविजन का उल्लंघन किया गया, और दूसरा जो सबसे इंटरेस्टिंग पहलू है वो हम आपको दिखाते हैं। जब इसको आप देखेंगे तो आपको हंसी लगेगी। मैं आपको स्क्रीन पर दिखाने का यत्न करता हूं। 2 नोटिस इशू की गई है। पहली नोटिस जब इन्होंने इशू की, देवेंद्र जी ने, तो इसको आप देखिए अपने स्क्रीन पर। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि प्रशासनिक कैसे ये पूरा नोटिस, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में बैड इन लॉ है। ये न सिर्फ अवैध है, गैर कानूनी नोटिस है, बल्कि ये हास्यास्पद भी है, माने हंसी का पात्र हो जाएगा। देखिए इसमें गलती। पहला तो कोई व्यक्ति अपने लेटर हेड पर इशू नहीं कर सकता है नोटिस। दूसरा, नोटिस में नाम के आगे जी नहीं लगाया जाता, इसमें लिखा है लालू प्रसाद यादव जी। ये नोटिस मेरा दावा है कि इस अध्यक्ष ने अपने से लिखा हो। दूसरा, सोशल मीडिया, गलत। तीसरा, अंतिम पैराग्राफ में देखिए, अतः 15 दिनों के अंदर स्पष्टीकरण दें और बताएं कि क्यों नहीं आप पर अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार अधिनियम के तहत आप पर मुकदमा न 2 बार। इस एक नोटिस में 3 गलती। किसी पदाधिकारी ने इनको समझाया होगा
तो समझाने के बाद फिर ये इन्होंने एक दूसरी चिट्ठी लिखी, तो दूसरी चिट्ठी लिखी, उसमें भी गलती, उसमें भी सोशल मीडिया में मीडिया गलत लिख दिया। यानी प्रशासनिक दृष्टिकोण से यह नोटिस बैड इन लॉ, बैड इन स्पिरिट एंड बैड इन लेटर भी है। अब आइए इसके राजनीतिक पक्ष और इस तरह के लोगों और इस तरह के नोटिस का राजनीतिक परिणाम क्या होगा। मैंने शुरू में ही बताया कि संविधान में यह प्रावधान जो 338 और 338(a) किया गया था ट्राइब के लिए, यह ऐसा इसलिए किया गया था कि सदियों से जो अत्याचार हो रहे हैं अनुसूचित जाति जनजाति पर, उस पर रोक लग सके। लेकिन राजनीतिक दलों ने, खास करके पार्टी इन पॉलिटिकल पावर जो रहता है सत्ता में, उस सब ने इन पदों पर ऐसे ऐसे लोगों को बैठाया जो यहां आकर स्वयं SC ST के सदस्यों के साथ अत्याचार किया। जिस उद्देश्य से बनाकर इस संविधान के इस अनुच्छेद को आप पढ़िएगा तो पाइएगा कि इसमें कितना पायस नोबल काउज दिया हुआ है कि कैसे उनके भलाई के लिए स्कीम बनेगा, कैसे उसके लिए एक्शन प्लान बनेगा और बाकी सारी चीज़ें कैसे होंगी, उनके डेवलपमेंट का, उनके एजुकेशन का, उनके सोशल अपलिफ्टमेंट का। ये हुआ क्या, जितने बिहार में जो आप देखेंगे कि ये कथित रूप से जितने भी दलित नेता है, शेड्यूल कास्ट के नेता हैं, ये सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के बीच में सीमित है। मांझी जी दलितों के बहुत बड़े मसीहा बनते हैं, अपने मंत्री, बेटा मंत्री, दामाद को बना ही दिया, बेटी को बना दिया, समधिंग को उसमें लगे हुए हैं। चिराग पासवान एंड कंपनी, रामविलास जी जब थे तो उनकी भी वही स्थिति थी। अब जरा इसके राजनीतिक पहलू पर एक दूसरे दृष्टिकोण से प्रकाश डालते हैं। जब आप जिस सोशल मीडिया पर वायरल हो रही तस्वीर या वीडियो जिसमें लालू जी को बताया जा रहा है कि उन्होंने अपमान किया है, उसको जरा समझने का प्रयास कीजिए, उसको जूम करके देखिए। मान लीजिए कि ये बाबा साहब अंबेडकर की तस्वीर है, लालू जी ऐसे बैठे हुए हैं और किसी ने तस्वीर को ऐसे ऐसे दिखा दिया, तो ये अगर बाबा साहब की तस्वीर है तो ये हमको तो दिखाई देगा ही नहीं, तो हमने तो अपमान नहीं किया। किसी भी अपराध के लिए मेंसरिया की जरूरत होती है, तो ये तो स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि कोई व्यक्ति वहां गया था, कदाचित उसकी भावना रही होगी बाबा साहब अंबेडकर से इक्वेट करने की। खैर उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, इक्वेट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, लेकिन इसमें लालू जी बाबा साहब का अपमान करते हुए कहीं दिख नहीं रहे। अब राजनीति क्या है कि ये लोग नया नया अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बना, तो नीतीश जी और बीजेपी के सामने चेहरा चमकाना है। आनन फानन में इस व्यक्ति ने ये नोटिस जारी कर दिया। ऐसे आयोगों और ऐसे सदस्य, अध्यक्ष और उपाध्यक्षों की राजनीतिक विद्वेष और ओछी मानसिकता ने ऐसे आयोगों के उपयोगिता और इसके महत्व, इसके प्रासंगिकता पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देता है। कदाचित इसीलिए आप पाएंगे कि सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे ऐसे मुकदमे हुए। सुभाष काशीनाथ महाजन का एक मुकदमा हुआ था 2018 में, उसमें तो सुप्रीम कोर्ट ने पूरे इस कानूनी प्रावधान के अगेंस्ट बहुत सारे सेफगार्ड्स लगाए। उसमें कुछ ऐसे सेफगार्ड्स लगा दिए कि लोगों को महसूस हुआ कि नहीं तो इस एक्ट और संविधान की भावना के विपरीत है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2019 में इस सुभाष महाजन वाले केस के कुछ प्रावधान को पलट दिया। फिर एक केस हुआ पृथ्वीराज चौहान 2020 में, फिर हितेश वर्मा 2020 में ही, इसमें कहा कि सिर्फ किसी शेड्यूल कास्ट का हो जाना ही इस एक्ट में मुकदमा करने के लिए काफी नहीं होगा, उसका ह्यूमिलिएशन क्या हुआ है या नहीं हुआ है। रविंद्र भट्ट और अदर के मामले भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं और ऐसे कितने मामले, और इन्हीं कारणों से सुप्रीम कोर्ट न जाने कितनी बार इस बात पर प्रश्न चिन्ह उठाया है
कि इस देश में अगर किसी कानून का सबसे बेजा इस्तेमाल किया गया है तो यही है प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी अगेंस्ट SC/ST एक्ट 1989। और ये ऐसे ही लोगों की मानसिकता के कारण होता है जिसको न तो प्रशासनिक समझ है, न कानूनी समझ है, न वैधानिक समझ है, और राजनीतिक ओछी मानसिकता से पीड़ित है, कुंठित है। अब सोच करके देखिए कि ऐसे आयोग के सदस्य और अध्यक्ष बनने, उपाध्यक्ष बनने की अर्हता क्या है। पहला, उसको कानून की जानकारी हो। दूसरा, इसने सामाजिक कार्य किए हो इन समुदाय के उत्थान के लिए, ऐसे चीजों पर काम करने का अनुभव हो। तो इस महारथी को क्या अनुभव था तो आपको पता चल गया। कितने विद्वान हैं, इनके इस चिट्ठी को देख करके आपको समझ में आ जाएगा कि एक पन्ना जो आदमी चिट्ठी नहीं लिख सकता है, जिसको ये नहीं समझ में आता है कि पर्सनल लेटर हेड पर आप नोटिस इशू नहीं कर सकते हैं, जिसको ये नहीं समझ में आता है कि आयोग का सेक्रेटेरिएट इशू करता है चिट्ठी, उसमें भी कानून का उल्लंघन लिखा रहेगा कि आप इस कानून के इस धारा को उल्लंघन किए हैं, तो इसको बैठ करके कौन प्रेम पत्र आप लिख रहे थे जब आपको इतनी समझ नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं कि इसको राजनीतिक दल या आरजेडी किस रूप में लेगा मुझको नहीं पता है, लेकिन अगर इसको कोर्ट में चुनौती दिया गया तो न सिर्फ इस नोटिस की धज्जी उड़ जाएगी, अपितु इस आयोग में जिस तरीके से लोगों को अपॉइंट किया गया, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य बनाए गए हैं, उसकी वैधानिकता पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाए। और कोई आश्चर्य की बात नहीं, अगर माननीय कोर्ट में इस पर ठीक से बहस कर दिया जाए तो पूरा आयोग भंग हो जाएगा। किस तरह के लोगों को आपने उपाध्यक्ष बना दिया है, और इस उपाध्यक्ष पर तो बकायदा कार्रवाई हो सकती है कानून कि, क्योंकि इसने संविधान और कानून के लेटर और स्पिरिट का भयंकर उल्लंघन किया, उसकी धज्जियां उड़ा दी है। मैं यह प्रश्न सिविल सोसाइटी के सामने भी उठा रहा कि क्या ऐसे लोग अनुसूचित जाति जनजाति पर होने वाले अत्याचार के विरुद्ध कोई कारगर कदम उठा सकते हैं, जो अपने राजनीतिक कुंठा, अपनी मानसिकता, ओछी राजनीति और अपने निहित स्वार्थ की पूर्ति के लिए ऐसे पदों का बेजा इस्तेमाल करते हैं। क्या ये प्रश्न नहीं उठना चाहिए? क्या ये प्रश्न नहीं उठना चाहिए कि जिस तरीके से मनमाने ढंग से लोगों की नियुक्ति होती है, क्या इस पर कोई रूल नहीं बनना चाहिए, नियमावली नहीं बननी चाहिए कि किस तरह के लोगों को इस पद पर बैठाया जाए? यह प्रश्न आम जनता और सिविल सोसाइटी के बीच से उठना चाहिए। इसलिए मैं अपनी बात को यहां खत्म कर रहा हूं कि यह इशू किया गया नोटिस संवैधानिक, वैधानिक, नैतिक और राजनीतिक चारों दृष्टिकोण से गलत है। नैतिक राजनीति तो छोड़ दीजिए, क्योंकि अब तो नेताओं को नैतिकता और राजनीति में गिरते स्तर का कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये संविधान और कानून दोनों के लेटर और स्पिरिट का उल्लंघन है। और ऐसे नासमझ व्यक्ति को इस पद पर कैसे बिठाया गया है, यह प्रश्न भी उठना चाहिए। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक। नमस्कार।